दुनिया भर के बाजारों से बेहद मजबूती के संकेत और 18,000 के पार खुलने के लिए तैयार होता हुआ निफ्टी दमदार शुरुआत के हैं भारतीय बाजार के लिए आसार इस हफ्ते की मजबूती के साथ तैयारी। आइए, स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि एक बार फिर से जबरदस्त ग्लोबल संकेत हैं। पिछले हफ्ते का जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, क्या इस हफ्ते बाजार उसे पूरा करेगा नहीं, यही है बड़ा सवाल। इसी पर रहेगा फोकस। अनिल जी, अच्छी शुरुआत के लिए तैयार सर? बिल्कुल मजबूत शुरुआत के लिए पूरे तैयार होते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में जिस तरह की तेजी बनी है वो मतलब सोच के बाहर की तेजी है। और 2 हफ्ते से अमेरिकी बाजार इस बात का संकेत दे रहे थे कि एक तरफा गिरावट होने के बाद जो तेजी बनी है उस पर विस्तार से हम आगे करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले डाउ 830 अंक उछलाए शुक्रवार को। किसी भी ट्रेडर या एक्सपर्ट की उम्मीद से कहीं ज़्यादा मजबूती, और अच्छी बात ये भी रही दीप की मजबूती नैस्डैक में भी रही है, 300 पॉइंट से ज़्यादा की। लेकिन इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कुछ ख़राब खबरें भी आती दिख रही है, खासतौर से रूस और यूक्रेन की तरफ से, जहाँ पर रूस ने ब्लैक सी ग्रेन डील तोड़ी और इसकी वजह से खाने पीने की चीज़ों के दाम दुनिया भर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीकेंड नतीजों के लिए आज से अच्छा रहा है। ज़्यादातर नतीजे बाजार को पसंद आने वाले आए हैं। डॉक्टर रेड्डीज, टाटा पावर जैसे दमदार नतीजे। आज भी निफ्टी की 3 दिग्गज कंपनियां अपने नतीजे पेश करने वाली है। डीसीएक्स सिस्टम्स, ये आईपीओ आज खुलने जा रहा है। आईपीओ के लिहाज से प्राइमरी मार्केट में एक्शन लौटता हुआ दिख रहा है। इस हफ्ते दीप 4 आईपीओ खुलने की तैयारी में है, यानी कि एक के बाद एक ढेर सारा एक काम हमें करना है। और डीसीएक्स की मैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता दूं, तैयारी हो गई है। तैयारी हो गई, बिल्कुल पढ़ाई हो चुकी है डीसीएक्स की। बस थोड़ी देर में आपके सामने विश्लेषण करेंगे। एब्सोल्युटली सर। तो थोड़ी देर में आज की आईपीओ पे बात करेंगे, और ये हफ्ता भी आईपीओ मार्केट के लिए बिजी रहेगा, तो अनिल जी आपको रेगुलरली इस पर भी सलाह देंगे। बट बाजार पर ही फोकस है। हाँ जी, वो जो मैच का मूड खराब हुआ था, आज बाजार ठीक कर देगा? मैच तो मतलब जीता हुआ मैच हार थोड़ी बॉलिंग, मतलब बैटिंग तो क्या ठीक थी, बॉलिंग तो इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि हमारी बॉलिंग साउथ अफ्रीका की बॉलिंग से बेहतर थी। हाँ, क्योंकि शुरुआत के जो 7-8 ओवर हमारे बॉलर्स थे, हमारे तो बैट्समैन अपनी गलतियों से आउट हुए। फालतू शॉट, जबरदस्ती उछाल के बड़ी ग्राउंड पे। लेकिन हमारे बॉलर्स ने जो विकेट ली वो मेहनत की और कलाकारी वाली विकेट थी। बैटिंग हमारी ख़राब थी थोड़ी, चलो मान लिया कोई, लेकिन हारे फील्डिंग की वजह से। ऐसा मतलब कर क्या रहे हो? मुंह में कोई लड्डू दे रहा, आप गिरा दो, ऐसा हाल है। रन आउट ऐसा मतलब क्या, सामने एनीवे छोड़ो, जाने दो। तो हार गए। खराब दिन था, यही कह सकते हो। और क्या है, आज मूड अच्छा हो जाएगा? अब तो मेरे ख्याल से सेकंड को है ना मैच सेकंड को है, 2 नवंबर को। उसमें तो क्या, उसमें भी हार जाए तो फिर तो क्या मतलब, बांग्लादेश वगैरह से तो क्या हार, अब तो वो तो बड़ी बात है नहीं, और जितना भी चाहिए। बट आजकल एक्चुअली ये हो ही गया इस टूर्नामेंट में कि सारे मैच लास्ट ओवर लास्ट बॉल तक जा रहे हैं। दूसरा ये है कि उलटफेर बड़े हो रहे हैं। जिम्बाब्वे भी कमाल करते करते बच गया, नहीं तो पता चला जिम्बाब्वे अंदर चले जाता, वैसा हाल था। तो और वो भी आपने देखा ना, टीम डगआउट में चली गई थी बांग्लादेश की, जिम्बाब्वे की, 9 बॉल हो गई, लास्ट में वापस फिर आए। अरे कमाल ही हो रहा है, मजेदार है। एनीवे, मज़ा हमारे यहाँ भी कोई कम नहीं है। मार्केट्स बहुत मजबूत है। अच्छी बात है कि अमेरिका में लगातार तेजी बनती दिख रही है। 2 चीज़ें हैं जो समझने वाली है। जो 2 हफ्ते पहले हम लगातार बात कर रहे थे कि अमेरिकी बाजार बेस फॉर्मेशन की कोशिश कर रहे हैं, और इस बेस फॉर्मेशन में लगातार हफ्ते 10 दिन से जो भारी उतार चढ़ाव हो रहा था वही आपको चाहिए। वो पेनफुल होता है, दिक्कत वाला होता है, और उस समय बाजार को समझना मुश्किल होता है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए वो समझना वही सबसे ज़्यादा आसान है। जो इतने साल के अनुभव में यही सीखा है कि जब भी एक तरफा कोई मूव आए और उसके बाद वॉलेटिलिटी काफ़ी तेजी से बढ़े, जो आपने अमेरिका में एग्जैक्टली देखी, इंट्राडे में देखी, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, खुलता कहीं बंद कहीं और होता है। यही तो आपको चाहिए, जहां एग्रेसिव बायर एग्रेसिव सेलर दोनों अपने अपने कन्विक्शन के साथ बड़ा ट्रेड करने की कोशिश करें, और तभी जाके आपका बेस फॉर्मेशन होता है। तो बेस फॉर्मेशन होने के बाद मेरे जो टारगेट थे 32,500 32,600 के, वो तो अमेरिकी बाजारों ने शुक्रवार को ही लगा दिया और उसके ऊपर भी निकला है। तो अगर अमेरिकी बाजार आज एक बार और 32,500 के ऊपर टिक कर बंद हो जाते हैं, जो कि हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कुशन है 350 पॉइंट का आपके पास में, तो मुझे लगता है कि थोड़ी और मजबूती के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से भी और मजबूती हो सकती है, क्योंकि हमें ये तो था कि 700-800 पॉइंट की जगह और है। हम शुक्रवार को यही बात कर रहे थे कि 700-800 पॉइंट की जगह अभी अमेरिकी बाजारों में है, तो लगभग उतना एक ही दिन में कवर कर लिया। अब जो वजह है, वजह यह कि अब महंगाई को लेकर चिंताएं अभी भी है, लेकिन ब्याज दरों को लेकर चिंताएं थोड़ी सी अमेरिका में कम हो रही है, डर कम हो रहा है। अमेरिकी बाजार उससे पचा रहे हैं। अब अगले 6 महीने के बजाय अगले साल 2 साल के व्यू पर अमेरिकी बाजार आने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हो ये रहा है कि
2 तारीख को अमेरिका में मीटिंग है फेड की, ब्याज दरें बढ़ेंगी, 80% लोग मान रहे हैं, यस सर, 5% बढ़ेगी। एक हफ्ते पहले ये आंकड़ा 95% का था, सर। सो मतलब फिर भी बढ़नी तो 5% ही है मतलब लेकिन हाँ वो एक्सपेक्टेशन लेवल जो सेंटीमेंट है वो ब्याज दरों को जो एग्रेसिव बढ़त को लेकर थोड़ा सा कम हुआ है। डॉलर इंडेक्स आपका कंफर्टेबल है, ब्याज दरों का बॉन्ड यील्ड जो 4% के आसपास है वो कंफर्टेबल है। तो आई थिंक अमेरिकी बाजार अब थोड़े स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं और उसी वजह से अच्छा दूसरा सपोर्ट रिजल्ट से मिल रहा है। एप्पल जैसी कंपनी के रिजल्ट अगर दमदार आए 7.5 क्योंकि और स्पेशली जो नतीजों का सीजन बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो उसके सामने अच्छे रिजल्ट्स आकर अगर एप्पल अपने आप में 7-8% बढ़कर सपोर्ट दे दे तो चाहिए क्या, ये ठीक वैसे ही है जैसे शुक्रवार को रिलायंस बढ़ा है 2.5-3%। एग्जैक्टली, और हम यही बात करें कि रिलायंस बढ़ेगा तो मार्केट घटेगा कैसे। Exactly. और रिलायंस साफ दिखा रहा है कि एक नए ब्रेकआउट और नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है। तो दीप मुझे लगता है यहाँ से निफ्टी और रिलायंस दोनों साथ साथ बढ़ने को तैयार होंगे और रिलायंस की लीडरशिप आ रही है और इसके पहला और मजबूत संकेत आपको शुक्रवार को मिल गया। सो मेरे हिसाब से अब 2500 के ऊपर रिलायंस क्लियरली बाय ऑन डिप्स हो गया। रिलायंस यहाँ से लीडरशिप लेकर निफ्टी को और ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकता है और वो और ऊपर ले जाने की कोशिश लाइफ हाई की तरफ हो सकती है। वाह, तो ये मूव ये ताकत दिख रही है, ये ताकत दिख रही है। सो आई थिंक वी आर ऑल सेट। थोड़ा बीच बीच में रुक कर चलेंगे, कहाँ रुकना है वो लेवल भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल बाजार अच्छी मजबूती के लिए तैयार हो रहे हैं। सो ग्लोबल संकेत काफ़ी बेहतर हैं। चिंता एक ही है, रशिया यूक्रेन को लेकर जो फिर से थोड़ी सी दिक्कत है कि भाई उन्होंने जो अपना समझौता था वो तोड़ा है और उसके चलते यूक्रेन से जो भी अनाज एक्सपोर्ट होता है वो होना मुश्किल होगा। अब ऑन द फेस ऑफ इट देखा जाए तो खबर नेगेटिव है। सारी कमोडिटीज, खाने पीने की चीज़ों के दाम 3 हफ्ते से 3 महीनों के ऊपरी स्तरों पर आ गए हैं, चाहे वो मक्का हो, गेहूँ हो, सोयाबीन हो, इन सब के दाम बड़े तेजी से बढ़े हैं, नो डाउट बढ़े हैं। पहले से इन्फ्लेशन की बड़ी चिंता है, उसके ऊपर ग्लोबली आप और फूड इन्फ्लेशन नहीं चाहते, महंगाई और बढ़े ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो उस लिहाज से खबर खराब है, लेकिन जितनी मुश्किल वाली चीज़ें पहले थी उतनी अभी नहीं है। उसके 2 कारण हैं दीप। एक, इसका असर ज़्यादा यूक्रेन पर पड़ेगा, बाकी देशों पर कम। दूसरा, 6-8 महीने पहले जब इसी तरह की चीज़ हुई थी तब पूरी दुनिया तैयार नहीं थी इसके लिए। उसके बाद लगभग हर देश ने अपनी औकात के हिसाब से सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे बहुत काम किया है। यस सर, क्योंकि अब समझ में आ गया कि अचानक से कभी ऐसी सिचुएशन आ गई, रशिया कुछ कर ले और चाइना कंटेनर्स ना दे तो हमारा क्या हाल हो सकता है। तो उस पर कई देशों ने काम किया है और उस लिहाज से इतनी मुश्किल भरी सिचुएशन नहीं है। खराब तो है लेकिन ऐसी नहीं कि जिससे कि आप दम तोड़ दें। सो आई थिंक ठीक है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसे मार्केट काफ़ी हद तक हैंडल कर लेंगे ऐसा मेरा समझना है। लेकिन ये एक जरूर है खराब खबर। अब रहा ग्लोबल मार्केट्स में बड़ा आगे का डायरेक्शन, बुधवार को वहाँ पर देर रात फेड की मीटिंग है जी। क्या करेंगे वो तो पता है, क्या कहेंगे वो पता नहीं। सो फेड चेयरमैन जो कहेंगे उस हिसाब से हमें गुरुवार सुबह यहाँ पर रिएक्शन देना है। मंथली वीकली एक्सपायरी भी है, ये भी है, और गुरुवार को हमारी मीटिंग, हमारी एमपीसी की भी मीटिंग, हमारी भी एमपीसी की मीटिंग है। एमपीसी की मीटिंग अगर आप ये सोचें कि अचानक से कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा देगा, ऐसे अभी मीटिंग रखने का पर्पज़ क्या है। सो बिल्कुल इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सावधान रहें, अलर्ट रहें, आँख नाक कान खुले रखें, लेकिन परेशान ना हो, क्योंकि ये वो मीटिंग है जिसमें महंगाई अगर ऊपरी स्तरों पर बनी रहती है तो जो सरकार की समिति है उसको आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बताना पड़ता है कि किस वजह से आपकी महंगाई लगातार ऊपर बनी हुई है और इसको नीचे लाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं। सो एमपीसी की यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इस बैठक में इसी बात पर चर्चा होगी कि महंगाई क्यों ऊपर बढ़ी हुई है और आगे कब तक इसका आउटलुक किस तरह का है और कब तक नीचे आएगी, इसकी जानकारी सरकार को दी जाएगी। उसके लिए बहुत कम संभावना में, ना तो करता ही नहीं किसी चीज़ के लिए, संभावना नहीं के बराबर है कि इसमें ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। तो कई लोग ये भी डर रहे कि अचानक से ऐसा तो नहीं कि मिड टर्म पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़ जाए। पहले एक बार हुआ था, शुरुआत में जब ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई थी तब पहली बार किया था, लेकिन तब हम ब्याज दरें बढ़ाने की शुरुआत में थे, वो साइकिल शुरू हुई थी। तो उस समय करना जरूरी था, अहेड द कर्व, समय से पहले करना जरूरी था, जो आरबीआई ने किया। अब मुझे लगता नहीं कि इसकी जरूरत है, लेकिन अगर कर दे आरबीआई तो फिर पैनिक होगा। तो फिर पैनिक होगा। आई होप कि ना करे। तो उस समय और इसमें तो अब बहुत फर्क, अब हम वहां से बढ़ भी चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। करेक्ट।
ठीक है सर, तो चलिए उस पर भी नजर रहेगी। तो इंपॉर्टेंट कई सारी चीजें हैं, डेटा भी आएगा, मंथ की शुरुआत है, नतीजों पर तो हमारा फोकस बनाए हुआ है। सर नतीजों पर आपसे भी रिएक्शन है ना, पर एक जो बाजार की आपने बात करी थी कि रिलायंस की लीडरशिप, मार्केट का एक्शन, संकेत तो अच्छे पिछले हफ्ते भी थे थ्रू द वीक, हालांकि ट्रंकेटेड वीक था जी। ये जो 17,800 की रेजिस्टेंस है, आपने भी कहा 17,800 से ऑलमोस्ट 18,100 मान लीजिए एक रेजिस्टेंस जोन है, क्या ये अब निफ्टी डिसाइसिवली क्रॉस कर सकता है? पहले तो 17,800 तो लग ही रहा हो जाएगा, उसके बाद क्या 18,000 और फिर वो 18,100, और दूसरा जो बैंक निफ्टी के नए रिकॉर्ड का इंतजार है, 2-3 बार लेवल्स आसपास हुए बट क्रॉस नहीं हुआ, उस पर दो चीजें हैं। पहले निफ्टी की बात करते हैं। मेरे ख्याल से 18,075, 18,125 ये पहली बाधा है अब 17,800 के ऊपर बंद होने के बाद, जो आज हो ही जाएंगे। और यहां से हम घूमे थे। करेक्ट। अगर आप अप्रैल में देखें तो अप्रैल के महीने में भी हमने निफ्टी पर लगभग 18,115 का हाई बनाया था। 18,050-55 के आसपास का क्लोजिंग था उस समय। उसके बाद 15 जून तक आप गिर के 15-17 जून के आसपास 15,200 पहुंचे थे। ठीक है, 15,200 के बाद जो एक तेजी बनी थी वो 18,094-95, 18,100 के आसपास की बनी। सो ब्रॉडली ये समझ लीजिए 18,100 के आसपास रुकावट की आखिरी बाधा। और इसीलिए मैं आपको कह भी रहा था कि 17,800, 18,100 इस नवंबर सीरीज के लिए ऊपर की ये रेंज है। करेक्ट। इस रेंज को बहुत मजबूत सपोर्ट के तौर पर लेगा। 17,400, 17,600 नीचे की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 17,800, 18,100, सो 18,100 के ऊपर निकल कर टिके तो फिर हम एक नई तेजी के लिए तैयार होंगे, लाइफ टाइम हाई वाली तेजी के लिए। तब एक छोटी सी रुकावट 18,350 पर है, राइट, और वो पार करके आप 18,600 निकल जाएंगे। अच्छा, सो 18,125, 18,350, 18,600 अगले 3 लेवल ये ध्यान में रखना। 18,125 के ऊपर बंद होते हैं, आप लाइफ टाइम हाई के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो गए। वैसे भी हो रहे हैं, वैसे भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि जब 18,000 के ऊपर की रेंज में लेने वाले जितने मजबूत है, देने वाले भी उतने ही मजबूत बनेंगे। जिसको प्रॉफिट बुक करना है, जो अटके हुए हैं और जो ग्लोबल मूड माहौल में ये उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर नीचे आएगा, वो प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? नेचुरली 6 दिन अमेरिका बढ़ रहा है, रोज तो नहीं बढ़ सकता, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम 18,000 पे, 18,000 के ऊपर 2-3 बार हम पहुंचे, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई है। बिल्कुल। तो हम प्रॉफिट बुकिंग भी साथ साथ करते जाएंगे। फ्रेश पोजीशन जो आप बना रहे हो वो ये सोच कर बनाना है कि आप नीचे का एक करेक्शन देखना पड़ सकता है, बट ओवरऑल शायद आपको जिस तरह का सेटअप बन रहा है, और पिछली बार जब 18,000 पे थे, इस बार 18,000 में है, तो सिचुएशन ग्लोबली आपको काफी बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि अब इन्फ्लेशन कम से कम बढ़ने की रिस्क कम हो गई है। करेक्ट। अब कितना जल्दी घटता है, कितना ज्यादा घटता है, यही देखना है। यस, एब्सोल्युटली, है ना। ब्याज दरें जितनी बढ़ चुकी है नीचे से, उतनी और नहीं बढ़ेगी, अब कम ही बढ़ेगी। और जितनी बढ़ी उसका असर देखना है। सो आई थिंक जो एकदम खराब वाला टाइम था उससे हम निकल गए, और इसलिए इस बार ऐसा नहीं कि 18,000 टच एंड गो हो जाएगा, थोड़ा वेट करेंगे। सो मेरा ये, जो मैं आपको पिछली बार भी बोल रहा था फ्राइडे को भी, कि नवंबर सीरीज में अपना व्यू है कि पहले हफ्ते तक तो हम ठीक ठाक रहेंगे, उसके बाद रिव्यू करेंगे। और उसके बाद रिव्यू करने की रीजन 2 ही है, एमपीसी की बैठक, फेड की बैठक। इन दोनों को देखने के बाद आज नहीं, अगले मंडे नेक्स्ट बात चल रही होगी। आउटलुक हमारा अगले मंडे बनेगा, जो पोजिशनल आउटलुक है। जब तक हम पॉजिटिव साइड पर हैं, तब तक हम पॉजिटिव, तब तक पॉजिटिव। ठीक है, चलिए सर, तो पोजिशनली व्यू पॉजिटिव है, नए रिकॉर्ड के सारे देखते हैं लेवल्स क्रॉस होते हैं कि नहीं। आज के लिए क्या करना है सर, अब ये बताइए। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है, एफआईएस के संकेत न्यूट्रल हैं, और घरेलू फंड्स के संकेत थोड़े से नेगेटिव साइड पर, ज़्यादा नहीं, थोड़े से। और वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर है। ट्रेंड और सेंटिमेंट हमारा बदला ही नहीं, बिगड़ा ही नहीं। 16,800 पे भी नहीं बिगड़ा, अब तो क्या बिगड़ेगा, है ना। अब 17,800 पे कहाँ बिगड़ेगा। ओके, लेवल्स 17,775, 17,825 ये मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। माफ़ कीजिए, 17,800, 850 मान लीजिए, ये पहला सपोर्ट जोन है, जो आपसे गैप से खुलने के बाद इस पर फोकस करना है सपोर्ट के लिहाज से। 725 से 775 मजबूत खरीदारी की जगह अब आपके लिए बन गई है। ठीक है, ऊपर आइए। 975 से 18,025, मेरा ये माने इस रेंज में खुलने के बाद हम ताकत आजमाइश करेंगे, देखेंगे क्या कुछ होता है। 18,025 के ऊपर निकल कर टिके तो फ्रेश खरीदारी और बनेगी, जो 18,075, 18,125 तक निफ्टी को ले जा सकती है। आज के लिए मेरा वो ऊपर का लेवल होगा 18,125 के आसपास का, प्रिसाइजली 18,115 होता है दीप। लेकिन 18,075, 125, क्योंकि बड़े मुंह में क्या है, 5, 15, 25 पॉइंट का डिसीजन थोड़ा अपने हिसाब से अपने को भी लेना होता है।
अब आइए बैंक निफ्टी। 41,025, 41,125 पहला सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। इसके ठीक नीचे 40,850, शुक्रवार को आपने 40,840 का लो बनाया था, उसके आसपास सपोर्ट लेगा। 40,850, 41,000 परफेक्ट खरीदारी की जगह। 41,000 पे आप बंद हुए, 40,840 का शुक्रवार का लो था। ऊपर वही है, बार बार रुकावट की जगह 41,425, 41,525। आज भी यहाँ पहुँचकर हम थोड़ा टाइम पास करेंगे। अगर 41,550 के ऊपर निकल कर टिक गए तो फिर 41,675, 825 तक की जगह 41,840 का लाइफ हाई है, वहाँ पर जाकर एक बार रुकेंगे। 41,850 के ऊपर नई और बड़ी तेजी बनेगी। ठीक है सर। ये आपके निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट क्योंकि मैं गैप से ओपनिंग ले रहा हूँ 17,900 के ऊपर की, तो 17,875, 17,850 दो छोटे लेवल हैं। 825, 875 मीडियम लेवल और 725 बड़े लेवल के तौर पर सपोर्ट। ऊपर 925, 975 और 18,000 तीन छोटे लेवल हैं। 18,025 मीडियम लेवल है, 18,075, 18,100 और 18,125 बड़े लेवल के तौर पर। ये निफ्टी पर ऊपर और नीचे के लेवल आपके सारे के सारे स्पॉट लेवल्स हैं। अब आइए बैंक निफ्टी। 41,200 के ऊपर खुलने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। 41,100 के ऊपर, माफ़ कीजिएगा। तो 41,125, 41,025 दो छोटे लेवल हैं। 40,850, 40,800 और 40,650 तीन मीडियम लेवल, जिसके लिए आपको सपोर्ट देखना है। हायर साइड पर 41,175 और 300 दो छोटे लेवल हैं। 450 और 525 दो मीडियम लेवल हैं। 675 और 825 बैंक निफ्टी पर हायर और बड़े लेवल। ये आपके लिए। ठीक है, अंडरस्टूड सर। अच्छा, एफआईएस की पोजीशनिंग और पीसीआर थोड़ी सी घटी है 59% से 57%, लेकिन अब भी हायर साइड पर है। तो मैं इंडेक्स में बहुत खरीदारी आएगी, किस लेवल पर आएगी देखना होगा, क्योंकि 18,000 के ऊपर खरीदने के लिए आपको एफआईएस चाहिए। राइट। हाँ, 18,000 के नीचे तक तो ट्रेडर भी ले लेते थे, हमारे लोकल फंड भी ले लेते हैं। 18,000 के ऊपर। और दूसरी बात एक और दीप है कि पिछले हफ्ते का एक खराब अनुभव है हमारे दिमाग में, जो हम भूलना नहीं चाहिए, भूलूंगा भी नहीं। और मैं जब तक कि उसके विपरीत कुछ ना दिखे तब तक मैं याद रखूंगा। और वो अनुभव ये कि पिछले 3-4 दिन तक, दिवाली किस दिन थी? मंडे। हाँ, तो लगभग पिछले पूरे ही हफ्ते 4-5 दिन जहाँ हम खुल रहे हैं वहाँ से नीचे बंद हो। हाँ, मतलब वो कैंडल जो बनती है ना, वो मोमबत्ती वो लाल रंग की बनती है, हरे रंग की नहीं बन रही। एक्सेप्ट शुक्रवार को आखिरी आधा पौन घंटे में बाजार अच्छे भागे, बट अदरवाइज। और एक चीज़ और दो बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही थी कि पिछले दोनों वीकेंड पर, ये वाला शुक्रवार और पिछले वाला शुक्रवार के दिन बाजार अच्छी मजबूती से बंद होते हैं। वीकेंड के पहले बड़ा वीकेंड है तो डर नहीं है, लेकिन दिन के दौरान गैप से ऊपर खुल के पिछले 4-5 दिनों से नीचे आ रहे हैं। सो आज भी ये देखना इंटरेस्टिंग है, या आज हम उस ट्रेंड को बदलने की कोशिश करते हैं। राइट। सो अभी तक का एक्सपीरियंस ये दिख रहा है कि गैप से खुलने के बाद तुरंत लेने का नहीं, सपोर्ट रेंज में लेने का। सो वो ट्रेंड दिख रहा है। आज इसका लिटमस टेस्ट है, लेट्स सी क्या होता है। बाकी पुट कॉल रेशियो निफ्टी पर 1.12 थोड़ा सा कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। 1.10 से 1.12 कोई खास फर्क। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो काफ़ी अच्छा हो गया, 0.71। जो शुक्रवार को बैंक निफ्टी बंद हुआ था 250-300 पॉइंट नीचे, उससे हम कंफर्टेबल हो गए। तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड होने के नज़दीक पर है, अच्छा है। विक्स घटा है 4%, वो भी अच्छा है। ठीक है, तो चलिए, संकेत अच्छे ही दिख रहे हैं। आते हैं सर फिर मौजूदा पोजीशन, स्टॉप लॉसेस कहाँ रखने? 17,775 इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों यही होगा। आज तो यही रखिए, कल मैं रिवाइज कर लूंगा। ओके। बैंक निफ्टी इंट्राडे शुक्रवार के लो के नीचे 40,800, क्लोजिंग 41,000 पे जहां बंद हुई है। नेगेटिव क्लोजिंग आज नहीं होनी चाहिए, जो कि होगी नहीं। 40,990, 41,000 सेम थी। शॉर्ट साइड पे, अब शॉर्ट साइड पे थोड़ा ट्रिकी है। इंट्राडे 18,125 रखिए, क्लोजिंग 18,000। ठीक है। अब गैप से तो मिल ही रहा है, वैसे तो देखा जाए तो आपको काट ही लेनी चाहिए शॉर्ट, लेकिन नहीं काटी तो अब ठीक है। बैंक निफ्टी इंट्राडे 41,550, क्लोजिंग भी यही रखिए। अच्छा। आप चाहें तो 41,850 तक का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि करने की जरूरत है। यहीं रख के खत्म करिए। 41,550 काफी है। गॉट इट, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नई पोजीशंस? हाँ, हो गया। नई पोजीशन खरीदना है। 17,775 का स्टॉप लॉस होगा, जो खुलने के बाद हम थोड़ा गैप से खुलेगा तो थोड़ा और ऊपर की तरफ आगे बढ़ा लेंगे। फिलहाल 17,775 का स्टॉप लॉस। टारगेट 17,925, 975 और 18,000 तीन छोटे लेवल। 18,025 मीडियम लेवल है। 18,075, 100 और 125 तक के फाइनल लेवल के लिए करनी है आपको खरीदारी। ठीक क्लियर है।
एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ही बेचने की राय है। Okay. अगर आप अपना ट्रेड संभाल सकते हैं और बेचना वाकई में आपको आता है तो बेचिए, और बेचना है आपको 18,025 से 18,125 की रेंज में। 18,025 18,125 की रेंज में एग्रेसिव ट्रेडर्स एक चांस जरूर ले सकते हैं। 18,100 के जितना नजदीक बेचेंगे उतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए फेवरेबल बनेगा। 18,075 100 125 के आसपास जहां आप बेच पाए बहुत बढ़िया। ओके, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर 18,200 का लगाना होगा, वही लगाना होगा। लगाएं तो ठीक, नहीं तो मत बेचें। क्योंकि आप 18,000 के ऊपर ब्रेकआउट भी देने की कोशिश करें, करेक्ट, बड़े लेवल के ऊपर टिकेंगे, तो इसलिए वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा समझ कर करना है। ठीक है। टारगेट 17,975 925 दो छोटे टारगेट, 17,875 850 दो मीडियम टारगेट, 17,800 और 17,775 के फाइनल टारगेट के लिए बेचना है निफ्टी। ठीक है। बैंक निफ्टी खरीदें 40,800 का भी स्टॉप लॉस है, बाद में इसको बढ़ाकर हम 41,000 कर देंगे। टारगेट जो बनेगा 41,175 और 300 यहाँ तो आप खुलेंगे ही, ठीक है। इसके बाद 450 525 आखिरी बाधा है। 525 के ऊपर निकल के ठीक है तो 675 825 तक जाने की कोशिश आप करेंगे। क्लियर कट लेवल हैं सारे के सारे बैंक निफ्टी पर। जो लोग बेचना चाहते हैं, बेचने के लिए बार बार मैं एक ही राय दे रहा हूँ, 41,800 के नज़दीक बेचे, लेकिन 2-3 दिनों से बैंक निफ्टी ओबलाइज नहीं कर रहा, 41,800 तक जा नहीं रहा, और ऊपर से शुक्रवार को 250-300 पॉइंट घट गया, इसलिए मेरे लिए बेचने की जगह 41,500 भी बन जाती है। सो दो टुकड़ों में बेचना है, एक 41,500 525 के आसपास, दूसरा 41,800 825 के आसपास, दो टुकड़ों में बेचिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा 41,900, अगर पार कर जाए तो फिर निकल जाइए, काट लीजिए शॉर्ट। टारगेट जो बनेगा 41,450 और 302 छोटे टारगेट, 175 125 मीडियम टारगेट और 41,025 का फाइनल। इससे ज़्यादा के टारगेट चाहिए भी नहीं, इतना काफ़ी है ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी। चलिए, तो ये हैं सारे लेवल, सारे टारगेट्स, आज की पूरी स्ट्रैटेजी आपके सामने। डेटा की भी बात करें सर, क्योंकि सीरीज़ का पहला दिन था, कैश में हमने अच्छी खरीदारी देखी, हालांकि फ्यूचर्स में थोड़ी बिकवाली करी थी एफआईएस ने। 1570 करोड़ की बड़े लंबे समय बाद कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली खरीदारी भी आई है, माफ कीजिएगा, और अच्छी वाली आई है, साइजेबल। एब्सोल्युटली। सामने इंडेक्स थोड़े से बेचे उन्होंने 623 करोड़ के, और सामने स्टॉक फ्यूचर्स भी 790 करोड़ के बेचे हैं। सो आंकड़े ऐसे देखा जाए नेट उतने इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन कैश मार्केट की खरीदारी का वजन हमेशा ज्यादा होता है, और इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन घटाई तो कोई खास बड़ी बात भी नहीं। 59% लॉन्ग पर अगर रोल ओवर किया है तो थोड़ा तो लॉन्ग कम करेंगे, उनको भी समझ में आता है। 60-8% अपने को पता नहीं रहेंगे, ये आएंगे 40% के नीचे आएगा ही आएगा, 35-40% पक्का आएगा एफआईएस का इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, आप मान के चलो। अच्छा, हाँ, अब ये इंडेक्स नहीं लेंगे, अब ये स्टॉक्स ही लेंगे। ओके, हाँ, ये क्लियर है। रहा सवाल अपने एफएनओ के डेटा का, दीप एक ही है लेवल जिस पे फोकस करना है, वो है 18,000 निफ्टी। निफ्टी के 18,000 के कॉल ऑप्शन पर 49-50 लाख मान लीजिए राउंड फिगर में, वो लेवल है। अब 18,000 के ऊपर टिकने के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज होगी जो नोट करने लायक है। नवंबर सीरीज की शुरुआत हुई है, कब? शुक्रवार को। वीकली सीरीज की शुरुआत हुई कब? शुक्रवार को। भाई साहब, पहले ही दिन इतना खतरनाक ओपन इंटरेस्ट बनने लगा है। मैं ये तो मैंने मंथली एक्सपायरी के दिन जैसे डेटा नहीं देखता था दीप, वैसे डेटा मुझे ऑप्शन में वीकली एक्सपायरी की शुरुआत में पहले दिन दिख रहे हैं। 17,800 के कॉल पर 50 लाख शेयर, 17,936 लाख शेयर, 18,050 लाख शेयर। क्या कॉल राइटिंग होकर रखी है, जबरदस्त। अच्छा, कॉल राइटर ऐसे कॉन्फिडेंटली कॉल बेच के जाते हैं जैसे कि मतलब ये तो, और जबकि 3-4 दिन से ये हो रहा है, बंद नीचे होता है खुलता गैप से। करेक्ट सर। तो आपको बेचने का मौका रोज दे रहा है, फिर भी कॉल राइट करके जाना। तो आज कॉल राइटर की बैंड बजेगी, आज तो बुरा हाल होगा। और कैसे बजेगी वो समझिए। 18,000 के ऊपर निफ्टी टिका तो 1,95,00,000 कॉल राइटर्स शेयर, मतलब निफ्टी के ऑलमोस्ट 2 करोड़ ऑलरेडी रिस्क पे आ जाएंगे। 17,900 तक भी 1,35,00,000 तो आ ही जाते हैं। तो गैप से खुलने के बाद आप 17,900 के आसपास ही सपोर्ट होल्ड कर लेंगे। हाँ, 18,000 पार करके अगर आधा पौन घंटा टिक गए फिर तो कहने क्या, फिर तो और भी शॉर्ट करूंगी, जो 18,100 तक ले जाएगी। 18,100 पार कर लिया तो 2,25,00,000 शेयर है कॉल राइटर शॉर्ट है। मतलब इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि जब हम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की बात करते हैं कि आप हेज करके जाइए, 18,000 का कॉल ऑप्शन लेके जाइए अगर आप शॉर्ट है तो, और लॉन्ग है तो 17,600 का पुट लेके जाइए, क्योंकि 150-200 पॉइंट तक तो आप संभाल सकते हैं। 200 पॉइंट से ज़्यादा की वॉलेटिलिटी हो तो दिक्कत हो जाती है। फिलहाल तो 200 की ही दिख रही है, लेट्स सी क्या होता है। सो 18,000 बेसिकली 17,975 18,025 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा गैप से खुलने के बाद। समझ गया सर, क्लियर। अब आइए बैंक निफ्टी, 41,000 मजबूत सपोर्ट हो जाएगा। 41,500
41,500 यानी कि वही अपना 41,525 550 इसको पार करके टिके तो 90 लाख शेयर बैंक निफ्टी में कॉल राइटर्स ट्रैप है पहले ही दिन। 90 लाख शेयर बैंक निफ्टी में बड़ा होता है ओपन इंटरेस्ट। गजब कॉल बेच के बैठे लोग को इतना। ये इतने बेरिश क्यों है? पता नहीं, भगवान जाने क्या ये मतलब, या तो कोई स्ट्रेटेजी ऐसे बनाते हैं कि फ्यूचर लेके कॉल बेच रहे हैं, पता नहीं मतलब क्या हिसाब से स्ट्रेटेजी, या कोई स्टॉक्स के सामने बेच रहे हैं। लेकिन जो भी हो, खेल तो इनका गुरुवार तक खत्म होना है। एग्जैक्टली राइट। कॉल और पुट में एक चीज क्लियर है जी, एक खरीदार एक बेच रहा है। यस, जितनी भी प्रीमियम का सौदा हो रहा है एक से दूसरे की जेब में तो ट्रांसफर हो ही रहा है। करेक्ट सर, है ना? करेक्ट। या तो बायर के पास जाएगा या सेलर के पास जाएगा। जितनी प्रीमियम है उतना पैसा तो ट्रांसफर होना नक्की है। करेक्ट सर, है ना? फिर भी लोग गजब खेलो इंडिया खेलो चल गजब भाइयों, थोड़ा सावधानी से राइट करें। कॉल हो पुट हो, नो डाउट बाय करने में वो पैसा नहीं बनता अनलेस कि आपको, अब जैसे सपोज कोई कॉल लेके गया है जी, और 50-75 पॉइंट का मूव आए निफ्टी में तो पैसा बनाना मुश्किल हो जाता है। Yes. आज का मूव तो एक्सेप्शनल है कि 200 पॉइंट 150 पॉइंट आप ऊपर खुल जाओगे तो जी, इसलिए कॉल राइटर के लिए, कॉल बायर के लिए या पुट बायर के लिए पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन रिस्क भी तो उतनी है। आप रिस्क और रिवॉर्ड दोनों देखेंगे तो फिर आपको समझना पड़ेगा। इसलिए राइटिंग में एक ही बार में जब लगते हैं तो बड़े लगते हैं पैसे। समझ गया सर, ठीक है। चलिए, आज वो दिन हो सकता है कॉल राइटर्स का और बुरी हालत होगी। नतीजे, रिजल्ट्स कोई पसंद आया आपको? मेरे को तो बहुत पसंद आया। सबसे ज्यादा तो पसंद आया डॉक्टर रेड्डीज। हाँ, अच्छा। मतलब जिस बच्चे से पास होने की उम्मीद नहीं और वो फर्स्ट डिवीजन फार्मा सरप्राइज करे तो बड़ी बात होती है। फार्मा सरप्राइज करे वो भी डॉक्टर रेड्डीज। अब ये सवाल एक ही है कि डॉक्टर रेड्डीज इतने बढ़िया रिजल्ट्स आगे मेंटेन कर पाएगा या नहीं, Right. उस पर क्वेश्चन मार्क बड़ा वाला है जी। मतलब है ना, वो तो मैनेजमेंट ही उसका जवाब देगा। खाली इन नतीजों की बात करें तो नतीजे बहुत मजबूत है, हर एक फ्रंट पर मजबूत है। चाहे वो अमेरिका, यूरोप का देख लें, रशिया का देख लें, प्लस इनकी जो परफॉर्मेंस आई है एक ड्रग से बड़ी आई है, उस ड्रग से आगे कितनी परफॉर्मेंस होगी उसकी डिटेल्स आती नहीं है, इसलिए ये पता नहीं। बट एक बार तो मजबूत खुलेगा। उसके बाद स्टॉक प्राइस पे कमेंट नहीं है मेरा, क्योंकि स्टॉक प्राइस डॉक्टर रेड्डीज की कमेंट करना मेरे बस की बात है। फ्राइडे को ऑलरेडी भाग भी चुका था। नहीं, फ्राइडे तो नीचे बंद हुआ, उल्टा नीचे। ये फ्राइडे एंड में थोड़ा, हाँ फ्राइडे तो ठंडा हो गया था, तो फिर वो हाँ। सो आई थिंक उस हिसाब से बढ़ेगा तो मजबूत तो खुलेगा। उसके बाद टिकेगा नहीं टिकेगा वो देखने वाली बात है। सो नंबर्स खाली रिजल्ट्स के लिहाज से देखें तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। स्टॉक मैं आजकल वही कर रहा हूँ कि रिजल्ट्स और स्टॉक प्राइस मूवमेंट को दोनों को सेपरेट करके देखिए। एक बार रिजल्ट्स फंडामेंटली समझ लीजिए, बहुत अच्छा है। स्टॉक खुलेगा ऊपर, खुलने के बाद अगर मैनेजमेंट से ये कंफर्ट आए कि इस तरह की परफॉर्मेंस आगे बरकरार रहेगी तो स्टॉक भागेगा, टिका रहेगा, नहीं तो नीचे आ जाएगा। समझ, सिंपल। ये डॉक्टर रेड्डीज। दूसरा टाटा पावर, बहुत मजबूत। पावर कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। एनटीपीसी भी ऐसे नंबर्स बुरे नहीं है, इन लाइन है, ठीक ही है, अच्छे ही माने जाएंगे। और पावर स्टॉक जल्दी से गिरेंगे भी नहीं दीप, क्योंकि ग्लोबली जो हाल पावर का है ना, तो उस हिसाब से ये जल्दी गिरने वाले हैं भी नहीं। टाटा पावर स्टेलर नंबर है और स्टॉक भागा हुआ नहीं है, स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है कुछ समय से। मुझे लगता है टाटा पावर 4-5% बढ़ने जितनी ताकत रखता है इन नंबर्स के दम पर, और स्पेशली उस वजह से कि जो कॉल बिजनेस की परफॉर्मेंस आई है ना, वो परफॉर्मेंस बहुत जोरदार है, वो काम आएगी। मैनेजमेंट भी हमारे साथ है, 10:15 बजे प्रबीर सिन्हा साहब है, उनसे विस्तार से बातचीत करेंगे। नो डाउट जो इनका इंडोनेशिया से कॉल इंपोर्ट होता है करता है, उससे परफॉर्मेंस बहुत मजबूत आई है, लेकिन वो परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। बाकी नंबर्स में आईओसी भगवान जाने, इनके नाम तो एस्टीमेट में कई बार बोलता हूँ बनाए मत करो। हाँ, एस्टीमेट कुछ होता है, नंबर कुछ ही आते हैं। नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं, एस्टीमेट से ज़्यादा बढ़िया है। और वेदांता ठीक है, नंबर्स जितने खराब दिख रहे हैं उतने खराब है नहीं, नंबर्स बुरे नहीं है मूड माहौल के हिसाब से, बस यही है। चलिए, आज देखते हैं भारतीय एयरटेल अच्छे आने चाहिए। भारतीय एयरटेल है आज, एल&टी है, मजे आएंगे उसके भी। और तीसरा टाटा स्टील। तीनों नंबर्स ठीक रहने चाहिए, तीनों अच्छे नंबर्स वाली है। चलिए, और बाकी तो रिलायंस है आपको बचाने के लिए, टेंशन रिलायंस तो बढ़िया मूड में है। आपको रिलायंस है ना तैयार, शॉर्ट ना रहे, रिलायंस बायोन डिप्स करें। बायोन डिप्स ये क्लियर भी हो गया, रिलायंस पे 3% ऊपर था। देखते हैं आज क्या इसका योगदान रहेगा। आइए फिर और कौन से नतीजे जो कुशल भी बता रहे थे, और खबरें, ट्रिगर्स और साथ ही ब्रोकर रिपोर्ट्स, हमारी टीम है तैयार। कुशल, नुपुर, अरमान और साथ ही आशीष। कुशल बताएं, ट्रिगर्स और नतीजे, आईपीओ भी है, बताएं इसके बारे में।
गुड मॉर्निंग दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से निफ्टी से 3 कंपनियां जो हम अभी बात कर रहे थे, भारती, एल&टी और टाटा स्टील, ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही कैश सेगमेंट्स में 2-3 चुनिंदा नाम आपको बता देता हूं। एक तो टीसीआई एक्सप्रेस है, दूसरा सारेगामा इंडस्ट्रीज़ है। इनफैक्ट आपको वीएसटी टेलर्स, यहाँ पे इसके भी नंबर्स पर ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी सारे और अन्य नंबर्स भी आने वाले हैं। फिस्कल डेफिसिट और इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट डेटा भी सितंबर महीने का आज आने वाला है और तीसरी मीटिंग होने वाली है एमएसपी पर, और यहाँ पर भुवनेश्वर में ये मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। विष्णु केमिकल्स यहाँ पर नजर रखिए, इसके स्टॉक स्प्लिट को लेकर नतीजों के साथ साथ बोर्ड बैठक होने वाली है। और साथ ही एलटी फूड्स, यहाँ पर भी कंपनी फंड जुटाने पर विचार करती हुई नजर आएगी। सुवेन लाइफ साइंस, इनका राइट्स इशू खुलता हुआ दिखेगा। आज से लेकर 10 नवंबर तक ये राइट्स इशू खुला रहेगा। 55 रुपये प्रति शेयर पर ये राइट्स इशू तय किया गया है। एक्स डेट है एशियन पेंट्स, नेस्ले और कोलगेट पामोलिव के जो अंतरिम डिविडेंड का इन्होंने ऐलान किया था उसकी। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूरोप का अक्टूबर महीने का सीपीआई आंकड़ा और साथ ही जीडीपी डेटा भी आपके सामने रखा जाएगा। और एक चेंज इन प्राइस बैंड है राजस्थान ग्लोबल वायर 20% से 10%। और आईपीओ अपडेट जैसे कि आप बात कर रहे थे, डीसीएक्स सिस्टम 2 नवंबर आज से खुलकर 2 नवंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। इशू साइज 500 करोड़ का है, फ्रेश इशू 400 करोड़ और ओएफएस 100 करोड़ रुपए का है। प्राइस इशू प्राइस मतलब जो प्राइस बैंड है वो 197 से 207 रुपए रखा गया है। मोर इम्पॉर्टेंटली कंपनी ने एंकर बुक के जरिए 225 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सारी ट्रिगर्स और ऑफ कोर्स आईपीओ। थोड़ी देर में अनिल जी से लेंगे आईपीओ पर सलाह भी, क्या करना है आपको 9 बजे अनिल जी आपको बताएंगे। पर आइए, नतीजे जो इतने सारे हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल्स ले लें। अनुपुर, मॉर्निंग, बताएं कौन से नतीजे आपके पास? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज, काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है यहाँ पे कंपनी की। इनफैक्ट जो कंपनी का बेस था वो भी काफ़ी हाई था, उस पर रेवेन्यूज़ 9% से बढ़कर आए। कामकाजी मुनाफा देखें तो 40% से इस बार ऊपर है। कंपनी ने काफ़ी सारे नए लॉन्चेस किए थे, उसके चलते इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस आते दिखी है। इनफैक्ट ग्रॉस मार्जिन्स भी इस बार 53 से बढ़कर 59% होते दिखे। इस बार कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से जो PLI बेनिफिट मिला है वो भी आते दिखा है 193 करोड़ का। अमेरिकन बिजनेस की बात करें तो वो भी 48% से ऊपर है पिछले साल की तुलना में। जो एक्सपेक्टेशन थी वो 2-3% की ग्रोथ थी, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही यहाँ भी। इनफैक्ट जो रशिया बिजनेस है वहाँ भी देखें तो रिकवरी आती दिखी है, 4% से ऊपर है YOY बेसिस पे, और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 85% की रिकवरी यहाँ भी है। ऑल इन ऑल नंबर्स काफ़ी बढ़िया है। डॉक्टर रेड्डीज की बात आती है तो NTPC नंबर्स मिले जुले, क्योंकि आए तो 39% से बढ़कर आई है, इस बार अनुमान से काफ़ी बेटर है। लेकिन जो मार्जिन्स है 26% का अनुमान था वो थोड़े कम होते नजर आए, 23% के आसपास इस बार मार्जिन्स आते दिखे NTPC के। टाटा पावर काफ़ी बढ़िया, यहाँ पर भी नतीजे आते दिखे। कोल बिजनेस जैसे सर ने कहा काफ़ी बढ़िया रहा इस बार। कंपनी का जो आय है वो 43% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा भी 6% से ऊपर है इस बार। हालांकि मार्जिन्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, अनुमान से 14% का अनुमान था, 13% के आसपास आते दिखे। IOC के नंबर्स भी इस बार जो अनुमान है उससे काफ़ी बढ़िया आते दिखे। रेवेन्यूज़ हालांकि पिछले साल से 7.5% डाउन है, लेकिन अनुमान से काफ़ी बेटर है। जो लॉसेस है वो भी कम होते नजर आए। जो अनुमान था वो करीबन 14,500 करोड़ का था, वो कम होता नजर आया। इस बार 270 करोड़ के आसपास का लॉस आते दिखा है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है Q2 की वो काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि जो आई है वो 17% से कम होकर आई है। कामकाजी मुनाफा भी इस बार 29% से कम है, और मार्जिन्स देखें तो 26% से कम होकर इस बार 16% के आसपास आते दिखे। वेदांता के नंबर्स काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ भी कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रांट्स मिले उसके चलते जो आय है वो 21% से बढ़कर आई है, अनुमान से बेटर है। कामकाजी मुनाफा भी देखें तो वो थोड़ा सा कम है इस बार, लेकिन अनुमान से बेटर आता दिखा है 200 करोड़ से, और मार्जिन्स मेंटेन रखे 21% के आसपास। तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे। मॉर्निंग, अरमान, बताएं कौन से नतीजे आपके पास? जी, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नतीजे अगर आप देखेंगे तो मिक्स सेट ऑफ नतीजे आए दिखे हैं। आय तो हालांकि 13% बढ़ी है, पर आपको मार्जिन्स में कट देखा गया है। मार्जिन्स जो है 13% से घटकर 10% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे में भी लगभग आपको 4% की कटौती दिखी गई है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, नतीजे स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में तो लगभग 64% की बढ़ोतरी है, और मार्जिन्स भी बढ़कर आए हैं, 4.6% से बढ़कर 9.2% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफा भी 9 करोड़ से बढ़कर 36 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी, यहाँ पर आप देखेंगे तो नतीजे बढ़िया हैं। कंपनी को जो घाटा था इस बार मुनाफा होता हुआ दिखा है। आय में तो लगभग 30% की बढ़ोतरी है, और जो पिछली बार 11 करोड़ का घाटा था इस बार उनको मुनाफा होता हुआ दिखा है 22 करोड़ का।
ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, यहाँ पर आप मिक्स सेट ऑफ नतीजे हैं। आय तो हालांकि लगभग 140-150% के आसपास बढ़ी है, पर मार्जिन्स में आपको कटौती देखी गई है, और वो भी भारी कटौती देखी गई है। 21% से घटकर 11% पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो मुनाफा है, मुनाफे में आपको बढ़ोतरी देखी गई है, लगभग 3.6 करोड़ से बढ़कर लगभग 7.5 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। MRPL पे अगर आप देखेंगे तो उनको जो कंपनी को है, जो घाटे में आई है कंपनी, आय तो हालांकि उनकी लगभग 21% डाउन है, और मार्जिन्स में भी तो EBITDA लॉस आते हुए दिखा है, जो पिछली बार मुनाफा था। उसी के साथ साथ JSW एनर्जी की अगर आप बात करें तो JSW एनर्जी में भी अगर आप आय देखेंगे तो आय तो लगभग 14% बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स में यहाँ पर कट देखा गया है, 45% से घटकर 37% पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि मुनाफा बढ़कर आया है 36%। उसका एक कारण ये है कि जो अदर इनकम है, अदर इनकम में आपको दिखेगा लगभग 41% की बढ़ोतरी है, उसके चलते मुनाफे में बढ़ोतरी देखी गई है। CCL प्रोडक्ट्स अगर अंत में देखें तो वहां पर नतीजे मिक्स सेट हैं। मिक्स्ड इसलिए क्योंकि हालांकि आय तो बढ़ी है लगभग 50%, पर यहां पर भी मार्जिन्स में आपको कट देखा गया है, 24.4% से घटकर 19% के आसपास आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे में भी लगभग 17% की बढ़ोतरी देखी गई है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और कैश के नतीजे। आई थिंक कुशल के पास कुछ नतीजे और साथ ही खबरें भी। कुशल बताएं इनके बारे में। बिल्कुल दीप, नतीजों में अभी मेरे पास एपेक्स फ्रोजन फूड्स है, नंबर्स कमज़ोर दिख रहे हैं। यहाँ पर मार्जिन्स 11.6% के मुकाबले अब 4.1% आए हैं। साथ ही कंपनी का मुनाफा भी लगभग 38% गिरकर 13.5 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। एस्टेक लाइफ साइंस मार्जिन्स पर डिप है, लेकिन बाकी अन्य पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा इनफैक्ट आप देखिए 9 करोड़ के मुकाबले 18.5 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। साथ ही रेवेन्यू भी 102 करोड़ से लगभग 200 करोड़ जा चुका है। हालांकि मार्जिन्स 20.6% के मुकाबले अब 16.7% पर आ गए हैं। पुदम जी, पेपर और अन्य पेपर स्टॉक्स के भी हम देख रहे हैं कि नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पर आय करीबन 61% बढ़कर 211 करोड़ पर आई है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स भी 11.5% से 12.5% पर होती हुई दिख रही है, और प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से भी कंपनी का मुनाफा लगभग 92% बढ़कर 18 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। कुछ खबरें हैं मेरे पास, जिसमें सबसे पहले है इंडस टावर्स, वोडाफोन आइडिया। ये दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि इंडस टावर ने अपनी जो दूसरी तिमाही की अर्निंग्स रही है उसमें इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, कंपनी लॉ प्रोविजन के हिसाब से पार वैल्यू जो है उस पर उससे कम में निवेश नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो डेट है इनका वो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ऐसा उन्होंने अभी अपडेट दिया है। इनफैक्ट इंडिगो, ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर फ्राइडे रात को जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से यहाँ पर फोकस रह सकता है, क्योंकि उड़ान भरने के दौरान इंडिगो की फ्लाइट में जो दिल्ली बैंगलोर बाउंड फ्लाइट थी उसमें आग लगने की वजह से इमरजेंसी जो है यहाँ पर टेक ऑफ के पहले ही इस ऑपरेशन को अबॉर्ट किया गया था। इनफैक्ट यस, एक और जगह ऐसा हुआ तुम्हें पता है? और कहाँ सर? नहीं, मेरी फ्लाइट कब जब मैं उदयपुर गया था, अच्छा, दिवाली के जस्ट पहले, वो फ्राइडे शाम को जो फ्लाइट ली थी, मैं भी इंडिगो में ही था, दिल्ली उदयपुर। ऑलमोस्ट टेक ऑफ हो गया था, और टेक ऑफ होते ही वापस से नीचे। अच्छा, अरे भाई बुरा हाल है। वो भी मतलब एक एक्सपीरियंस है। वो तो अच्छा हो, मतलब हमने तो रनवे छोड़ा ही नहीं था, ऑलमोस्ट थोड़ा सा हवा में गया, और एकदम से बोले कि फिर पायलट ने बोला कि टेक ऑफ रिजेक्ट हो गया। फिर वापस से वो पार्किंग हैंगर में लेके गए, घंटा 1.5 घंटा, और वहाँ मरम्मत की। अच्छा, फिर जब वापस टेक ऑफ हुआ तो बहुत लोगों ने तालियां बजाई। तो फिर किसी समझदार आदमी ने समझाया अभी मत बजाओ, लैंड होने के बाद। मैं समझ सकता हूँ, हमारे केस में तो कम से कम भी ऐसा वो आग वाग वाला मैंने देखे वो वीडियो, खतरनाक थे, डरावना वीडियो, मतलब हाँ, एक बार तो आदमी कूद जाए वैसा वहाँ में। तो लेकिन वो आज ये बड़ा आजकल बहुत होने लगे, बहुत ज़्यादा हो रहा है। काफ़ी एयरक्राफ्ट में ये वाली दिक्कत है उनकी। तो मैंने भी ये दिवाली के जस्ट पहले ही एक्सपीरियंस किया था उसमें। तो 1.5 घंटा फिर फ्लाइट में बैठना पड़ा? हाँ, 1.5-2 घंटा वो बैठ के, तो मतलब मेरी 6 बजे वाली फ्लाइट 9 बजे उड़ी फिर वैसा। लेकिन क्या आपके पास ऑप्शन नहीं है, दिवाली पे आपको जाना ही है, कहाँ से दूसरी फ्लाइट मिलनी भी नहीं है। एग्जैक्टली, पैक एकदम फ्लाइट पूरी, एक सीट खाली नहीं है। हाँ, आप बता रहे थे और जी। एक तो ये खबर हो गई, दूसरी इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर पॉजिटिव फेस्टिव सीजन अपडेट आता हुआ दिखा है। पिछले साल ये जो नवरात्रि से भाई दूज तक का पीरियड है, इसमें इनकी जो सेल्स हुई थी उसके मुकाबले इस बारी 20% तक की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है, ऐसा कंपनी ने अपने एक्सचेंज पे अपडेट दिया है। इनफैक्ट त्रिवेणी टर्बाइन भी फोकस में रहेगा। 2 नवंबर को नतीजों के साथ साथ शेयर बाईबैक पर भी कंपनी विचार करने वाली है। और आखिर में दिल्ली बेस्ड जितनी भी रियल एस्टेट कंपनियां हैं, इंफ्रा रिलेटेड कंपनियां हैं, वहां पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर बैन लगा दिया है बढ़ते प्रदूषण और खराब एयर क्वालिटी के चलते। तो इस वजह से इन सब स्टॉक्स पर आज थोड़ा सा नेगेटिव या प्रेशर में ये स्टॉक्स रह सकते हैं।
ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें और नतीजे। नुपुर के पास भी कुछ खबरें, नुपुर बताएं। बिल्कुल, आज फार्मा स्टॉक्स काफ़ी सारे फोकस में रहने वाले हैं। डॉक्टर रेड्डीज़ के नतीजे काफ़ी बढ़िया, और जाइडस लाइफ साइंसेज देखें तो यूएस एफडीए की तरफ से कंपनी के एक इंजेक्शन को अप्रूवल मिला। अगर यूएस में इसकी एनुअल सेल्स की बात करें तो करीबन 593 क्रॉस का है, तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। लेकिन लुपिन पे अगर फोकस करें तो वहाँ पे यूएस एफडीए ने कंपनी की जो फैसिलिटी है उसका प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन किया था, और ये काफ़ी नेगेटिव है क्योंकि फॉर्म 483 इशू किया गया है कंपनी को 5 आपत्तियों के साथ, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है कंपनी के। लॉरस लैब में भी सेम है, यूएस एफडीए ने प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन किया है आंध्र प्रदेश की एक यूनिट में जहाँ पे 483 कंपनी को इशू किया गया है, वहाँ पे एक आपत्ति जारी हुई है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। मारुति सुजुकी कंपनी ने 9,925 व्हीकल्स जो वैगनार, सिलेरियो और इग्निस है उसकी यूनिट्स को रिकॉल किया है। जो ब्रेक में कंसर्न्स थे, जो इश्यूज आ रहे थे, उसके चलते इन सारी यूनिट्स को वापस कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बुलाया है। एलआईसी पे आज फोकस रहेगा क्योंकि रॉयटर्स के हवाले से एक खबर आती है, देखिए कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड या फिर बोनस देने पर विचार कर सकती है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और डेवलपिंग न्यूज़ इस पर नज़र रहेगी। शुगर सेक्टर पर भी आज फोकस है क्योंकि सरकार ने जो शुगर है उसके एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध की जो सीमा है उसको बढ़ा दिया, अब वो अक्टूबर 20, 2023 तक बढ़ा दी गई है, तो यहाँ पर भी नजर रखिए। प्रमोटर एक्शन की बात करें तो धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स आज फोकस में क्योंकि कंपनी के प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया, 0.12% से अपनी हिस्सेदारी बढ़ी है, जो पहले 16.04% थी वो अब 16.16% हो चुकी है। ओके, तो ये हैं सारी खबरें, ढेरों खबरें, नतीजों का रिएक्शन है। आइए जल्दी से आज की ब्रोकरेज पर भी डालते हैं नजर। एफआईआर मॉर्निंग आशीष, पहले तो नतीजों पर जो रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले निफ्टी की नतीजे बताता हूँ आपको। डॉक्टर रेड्डी साथ में मारुति से शुरुआत करते हैं। मारुति में तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 9 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है, 5 ऐसे जिन्होंने टारगेट प्राइस इंक्रीज किया, और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो 10,000 के पार के टारगेट्स अब आपको मारुति में नजर आ रहे हैं। सिटी देखिए खरीदारी की राय दे रहे, लक्ष्य 10,300 से बढ़ाकर इन्होंने कर दिया है 12,500 का। वहीं गोल्डमैन सैक्स देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे, 10,600 से बढ़ाकर 11,250 कर दिया है। 11,250 से लक्ष्य बढ़ाया जेफरीज ने और करीब 12,000 कर दिया, तो टारगेट अपग्रेड आ रहे हैं। और साथ में अगर आप देखें तो कमेंट्री काफ़ी अच्छी है, कह रहे हैं कि इनके जो 2 नए लॉन्चेस हुए हैं इससे यहाँ पर डिमांड में काफ़ी बड़ा पिकअप देखने को मिल रहा है, ग्रैंड विटारा और ब्रेजा में। साथ में जो क्वार्टरली नतीजे हैं वो मुनाफे के दम पर इनके अनुमान से बेहतर है और स्टॉक का रिएक्शन भी पॉजिटिव देखने को मिला था। इसके अलावा अगर आप देखें तो डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर भी देखिए ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स में नतीजों के लिहाज से देखिए सबने थम्स अप दिया है, लेकिन किसी ने टारगेट प्राइस या रेटिंग में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। सिर्फ एक जेफरीज ऐसे जिन्होंने खरीदारी किराए को बरकरार रखा, लक्ष्य 5,145 से बढ़ाकर 5,152, बहुत ही मार्जिनल इंक्रीज किया है क्योंकि 4,460 के आसपास की क्लोजिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो नोमेरा खरीदारी किराए दे रहे 5,552 रुपये के लक्ष्य के लिए, और मान रहे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका जो एबिटा है वो करीब 9% इनके अनुमान से बेहतर आते हुए दिखा। एनटीपीसी एक और निफ्टी की कंपनी है जो आपके रडार पर रहनी चाहिए। यहाँ पर देखिए तो नतीजे थोड़े से कमजोर साइड पर आते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं, 174 की क्लोजिंग है, 187 रुपये का लक्ष्य दिया है। वहीं जेफरीज अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 195 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है नतीजों पर टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स आशीष? दीपांशु नतीजे तो बहुत सारे हैं। बंधन बैंक यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सीएलएस से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन लक्ष्य घटा है, 325 से घटाकर 300 कर दिया। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 400 से घटाकर 340 कर दिया है। और बैंक ऑफ अमेरिका ने भी टारगेट कट किया है। क्रेडिट स्विस भी देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 360 से घटाकर 330, यानी सबने जो है टारगेट कट किए हैं। और कमेंट्री अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है, सबको नतीजे कमजोर साइड पर नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट बैंक ऑफ अमेरिका ने तो इनके ईपीएस के अनुमान में देखें तो करीब 20 से लेकर 30% की बड़ी कटौती भी कर दी है, तो यहाँ पर नजर रहेगी। आईओसी यहाँ पर जेफरीज की तरफ से होल्ड की राय, लक्ष्य 80 से घटाकर 77 कर दिया, 68 के आसपास की क्लोजिंग है। लेकिन ये मान रहे कि कामकाजी तौर पर अगर आप देखें तो नतीजे इनके अनुमान से बेहतर देखने को मिल रहे हैं। वेदांता यहाँ पर सीएलएससी की तरफ से डाउनग्रेड आ गया, पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग थी, अब रिड्यूस की रेटिंग है। हालांकि जो लक्ष्य है उन्होंने थोड़ा सा एडजस्ट किया, 246 से बढ़ाकर 276 कर दिया है, 285 की क्लोजिंग है। वहीं जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य 400 से घटाकर 350 कर दिया है।
और वहीं सिटी अगर आप देखें तो बिकवाली की राय को बरकरार रखे हैं, लेकिन लक्ष्य उन्होंने बढ़ा 190 से बढ़ाकर 215 कह कि तिमाही नतीजे के आधार पर देखें तो काफ़ी स्टेबल क्वार्टर यहाँ पर देखने को मिला है। सोना BLW प्रिसीशन यहाँ पर नोबेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 713 से घटाकर 609 कर दिया है, करीब 464 की क्लोजिंग है। और अंत में मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पर सिटी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 430 की क्लोजिंग है, 490 रुपये का लक्ष्य दिया। तो इसका मतलब ये आशीष कि आपके पास मारुति के अलावा कोई खास दमदार रिपोर्ट है नहीं ऐसी? नहीं सर, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, कल अच्छी लाइएगा। थैंक यू सो मच इन रिपोर्ट्स के लिए। आशीष का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मुलाकात करते हैं हमारे सभी मेहमानों से। वक्त है पिक ऑफ द वीक का। आप सभी का स्वागत है। बंसल जी, सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द वीक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस पे खरीदारी की राय है, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। नतीजों के बाद एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला, पहले तो नीचे गिरा, पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला। टू मी इट्स अ परफेक्ट शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश लॉन्ग कैंडिडेट। 2480 2480 का स्टॉप लॉस लगाना है, 2596 2596 के टारगेट के लिए रिलायंस है मेरा पिक ऑफ द वीक। इस हफ्ते के लिए रिलायंस पर करें भरोसा, ये राय पहली पिक देखिए आ गई बंसल जी की। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपको क्या पसंद है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, आप थे कहाँ अनिल जी? अनिल जी, ना तो आपने ट्विटर पर कोई फोटो डाली, ना आपको कोई पुरस्कार मिला, ना आप सपनों में आए। अनिल जी थे कहाँ पूरे वीकेंड? इट वॉज वेरी डल वीकेंड। भाई साहब, मैं कभी कभी घर पे भी होता हूँ। सो फॉर ए चेंज ये वीकेंड कुछ बड़ा नहीं, कुछ मुंबई में अनिल जी अभी जी अनिल जी अभी जब आप ये बता रहे थे आपने उदयपुर की फ्लाइट की, अनिल जी वाकया आप जब सुना रहे थे अभी जी, तो अनिल जी मुझे लग रहा था आप किसी स्टॉक का वर्णन कर रहे हैं कि भाई टेक ऑफ होने ही वाला था, फिर उसके बाद वो टेक ऑफ हो ना सका। तो अनिल जी मुझे डाउट ये था कि ये जो कप्तान साहब थे अनिल जी फ्लाइट के, अनिल जी कोई बेयर कैंप के तो नहीं थे हमारे? ये तो पता नहीं भाई साहब, लेकिन वो नुकसान होता तो उनका भी उतना ही होता जितना हमारा होता था। इसलिए मैं मान सकता हूँ कि इंडिपेंडेंटली रहे होंगे। बट हाँ, मतलब अब समझ सकता हूँ कि जब चार्ट्स पे कोई टेक ऑफ के और ब्रेकआउट के संकेत आए और फेल हो जाता होगा तो कैसा लगता होगा। ये बात सही है, बताएं सर। अनिल जी देखिए, खरीदना है टाइटन का चार्ट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था और शुक्रवार को भी बड़ा इसको क्लोजली हम लोग देख रहे थे। जिस तरह का स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ आपको दिखेगा। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इस चार्ट पर बना हुआ है और इसमें ताकत यह है कि टाइटन लगातार बाजार को आउट परफॉर्म करता रहता है और जिस तरह का स्ट्रक्चर है मुझे उम्मीद है कि स्टॉक में आपको 3000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। खरीदारी की राय है 2700 पर एक स्टॉप लॉस रखें, 2800 और 2850 दो तात्कालिक टारगेट हैं। खरीदारी की राय है टाइटन। ओके, तो ये है आपके लिए टाइटन पर खरीदारी की राय। हिमांशु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, मेरे पसंद इस हफ्ते कैश सेगमेंट का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है जीनस पावर। इस स्टॉक में अनिल जी हमने अप्रैल के महीने में एक बड़ा 12-13 साल का ब्रेकआउट आते हुए देखा था और उस ब्रेकआउट आने के बाद अगले 6 महीने इस स्टॉक में उस साइडवेज कंसोलिडेशन वापस से देखने को मिली, उसी ब्रेकआउट लेवल के आसपास। लास्ट फ्राइडे वापस से इसमें एक मोमेंटम बनते हुए नजर आया है और ऐसा लगता है कि जो चार्ट फॉर्मेशन है शॉर्ट टर्म के, वो यहाँ पर एक ब्रेकआउट की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जीनस पावर मुझे लगता है कि इस हफ्ते एक बड़ा कमाल दिखाने का पोटेंशियल रखता है। 86 रुपए के आसपास का क्लोज है अनिल जी। पहला एक इमीडिएट जो छोटी सी बाधा है वो 93 रुपए के आसपास है। 93 के ऊपर जैसे ये स्टॉक निकलता है मेरी सलाह रहेगी कि इसमें और पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। इस हफ्ते के लिए 110-115 रुपए तक के बड़े टारगेट्स के लिए जीनस पावर खरीदारी करके चलने की सलाह है। 80 रुपए के नीचे का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर चला जा सकता है। ओके, जीनस पावर हिमांशु जी की पसंद। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं मैम आपकी पसंद का शेयर। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरी तरफ से जो मेरा आज का पिक ऑफ द वीक होगा वो होगा MCX। MCX में
6 से 7 महीने का ब्रेकआउट देखने को मिला है। लास्ट मार्च में शायद ये स्टॉक 1480 1470 के आसपास था और बहुत दिनों के बाद 7 महीने के बाद ये स्टॉक 1500 के ऊपर क्लोजिंग दे पाया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मोमेंटम आया है वो मेंटेन होगा, तो MCX को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 1470 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1580 का पहला टारगेट, 1610 का दूसरा, 1640 का तीसरा टारगेट के लिए MCX को खरीद कर चलेंगे। ओके, ये स्टॉक भी कमाल करता दिख रहा है रिजल्ट्स के बाद से लगातार अप ट्रेंड में। इस हफ्ते के लिए भी खरीदें। सुमित जी की राय, सुमित जी की राय भी जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग सुमित जी, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। इस हफ्ते जो स्टॉक पे ध्यान रखना है, ऑटो सेक्टर का स्टॉक है और स्टॉक का नाम है M&M। M&M के अंदर तेजी देखने को मिल रहा है। M&M तेजी कंटिन्यू रखना चाहिए और इस हफ्ते के अंदर मेरे को लग रहा है कि एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ऊपर में 1340 रुपए से लेके 1360 रुपए तक के लेवल M&M में इस हफ्ते में देखने को मिलने चाहिए। नीचे के अंदर स्टॉक का जो सपोर्ट है 1275 1280 के पास है, तो 1280 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के M&M में खरीदारी करें। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 1340 1360 रुपए तक के लेवल ऊपर में M&M में देखने को मिलने चाहिए। ओके, M&M खरीदें, सुमित जी की राय। जैन साहब भी हमारे साथ है तैयार। जैन साहब सुप्रभात, बताएं सर इस हफ्ते का आपकी पसंद का शेयर। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। पहले मैं लास्ट हफ्ते जो वीकेंड शो पे मैंने स्टॉक्स दिए थे उसको बता दूं मैं। तो एक गजब का चार्ट पे अच्छा लग रहा है और इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे दिया था तो 1200। और फिर दूसरा जो मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे दिया, ऑटोज अच्छा कर ही रहे तो ऑटो इंसिलरी जबरदस्त करने चाहिए और बहुत सारे स्टॉक्स वैसे भी रेकमेंड किए हुए हैं। एक और ये है MM फोर्जिंग्स बेसिकली। और लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे जो मैंने जेम्स में भी पहले कवर किया हुआ है वो है असाही इंडिया ग्लास। अगेन बहुत बेहतरीन लगता है ये भी एक ऑटो इंसुलरी स्टॉक, इत्तेफाक से 2 ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स थे। और अब मैं अगर बात करूं पिक ऑफ द वीक की, तो मेन मेरी जो पिक ऑफ द वीक है वो है ग्राइंडवेल नॉर्टन। गजब लग रहा है, फंडामेंटली तो अच्छा ही है। और फिर दूसरा जो एफएनओ पिक्स में ऑलरेडी देखिए टाटा कम्युनिकेशन की बात हो चुकी है। M&M और मारुति में दे नहीं रहा हूं क्योंकि मारुति पे मैंने थर्सडे को काफी बातें की थी और अच्छा खासा उसके बाद फ्राइडे को चला भी है। तो HDFC ट्विंस मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस आना चाहिए क्योंकि बैंक निफ्टी को देखते हुए अभी भी लगता है कि यहाँ पे स्कोप है। और जो जैसे कि एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, ये सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उस हिसाब से ये थोड़े सुस्त चल रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर मर्जर दिस थिंग। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे दाव लगाना चाहिए। सीमेंट सेक्टर बहुत बढ़िया लगता है, तो श्री सीमेंट बहुत बढ़िया लेवल्स पे है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक तो कोलगेट है FMCG में एंड सीमेंस, हमारे सीमेंस बोल लीजिए, सीमेंस बोल लीजिए, बट ये बेहतरीन लग रहा है। सो सीमेंस, कोलगेट, श्री सीमेंट, HDFC ट्विंस एंड ग्राइंडवेल नॉर्टन। ओके, तो इस हफ्ते के लिए ग्राइंडवेल नॉर्टन, लेकिन इसके अलावा भी बाकी स्टॉक्स भी पसंद है। तो कैश मार्केट के 3 स्टॉक हो गए आपके लिए, ग्राइंडवेल नॉर्टन, असाही इंडिया ग्लास, MM फोर्जिंग, ये 3 स्टॉक पसंद है। वायदा कारोबार में टाटा कम्युनिकेशन, HDFC बैंक, श्री सीमेंट, कोलगेट, सीमेंस, ढेर सारे स्टॉक्स हैं जैन साहब के लिए। जैन साहब डिस्क्लेमर ठीक है ना, वही वाला स्टैंडर्ड आपका? नहीं, मैंने भेजा है, मैंने नया फॉर्मेट भेजा है। नया भेजा है? क्या बदला है? कौन सा वाला आपके पास है? कई बार क्या होता है जी, एसोसिएट्स और फॉर्म में क्लाइंट्स कोई भी ले सकते हैं। एसोसिएट्स मतलब कई बार डेफिनेशन में कोई भी हो सकता है, तो इसलिए मैं बोला मैं और मेरी जो डिपेंडेंट रिलेटिव है मैं उनकी तो गारंटी ले सकता है, बाकी क्लाइंट्स होते हैं या जो भी कोई दूसरे वो होता है तो उसमें मैं मे बी बोल के डालना चाहूंगा कि हो सकता है कि वो लोग हों। मतलब जिनका आप दावा करते हैं कि जिनके ऊपर आपका कंट्रोल है, मतलब हाँ, मतलब समझ गए होंगे फैमिली वाले। तो ऊपर वाले तो 2 हैं और जो लास्ट वाला वो मे बी है। मतलब इस मामले में हम भरोसा करें कि इस मामले में तो आपका कंट्रोल है, शेयर खरीदने बेचने के मामले में। मेरा कंट्रोल है। चलिए कोई बात, कहीं एक जगह तो है जिन साहब का कंट्रोल घर पे कोई। बहुत बढ़िया जिन साहब, वेरी नाइस। ओके, आइए जय ठक्कर भी हमारे साथ है तैयार। जय, बहुत बहुत स्वागत है, नए साल की शुभकामनाएं। लंबे समय बाद आपसे हो रही मुलाकात, कैसी रही दिवाली, न्यू ईयर? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। Very good morning to you, Anil ji. Good morning to you, Deep, and everyone. And thanks, Anil ji, and wish you a very happy and a prosperous New Year as well, Anil ji. बिल्कुल बहुत ही बढ़िया रहा बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर, अनिल जी। बाहर था फैमिली के साथ एंड थोड़ी बहुत दर्शन करने भी गया था 1-2 जगह पर। वेरी नाइस। औरंगाबाद में कृष्णेश्वर, शिरडी गए थे, तो अच्छे दर्शन हुए अनिल जी और शुरुआत अच्छी रही उनके आशीर्वाद से। बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और बाय द वे मैं बताऊँ, मैं भी नए साल के दिन श्रीनाथ जी था दर्शन करने, नाथद्वारा। हाँ, अरे वाह, मैं भी वहाँ था। तो इस बार अच्छा, और बहुत ही बढ़िया, वाकई में इस बार फॉर ए चेंज हम सरप्राइजिंगली सब जगह दर्शन बहुत अच्छे हुए।
इतनी भीड़ होने के बावजूद। चलिए बढ़िया, ईश्वर की कृपा सब पर बनी रहे। बताएं जय, पिक ऑफ द वीक। बिल्कुल अनिल जी, आज जो पिक ऑफ द वीक मैंने चूज किया है वो है स्पार्क। एंड उसमें अच्छी ब्रेकआउट हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली है स्पार्क में अनिल जी। जो हिसाब से कंसोलिडेशन एक ट्रायंगुलर पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिला, एक मल्टीपल स्विंग रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देखने मिला, 200 डेमा के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला, एंड विद वॉल्यूम्स एंड क्लियर बाय क्रॉसओवर इन दिस मोमेंटम इंडिकेटर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पार्क में यहां से आपको अच्छा एक मोमेंटम, अपवर्ड मोमेंटम देखने मिल सकता है। 272, 295 ये दो टारगेट्स के लिए इसको खरीदना है 228 के स्टॉप लॉस के साथ अनिल जी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ये मोमेंटम बिल्डअप हुआ है दिस टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इट्स अबाउट 200 डेमा, तो ये क्विकली भी आ सकता है। तो ये है आपके लिए स्पार्क पर खरीदारी करने की राय। फार्मा शेयरों में धीरे धीरे एक्शन बनता हुआ लौटता हुआ